In the last class, we have learned that we can represent a vector in two dimension with help of their x and y component, and we can represent in three dimension a vector with help of x, y and z component. Then magnitude of a vector is written in this form. Just observe the symbol, right? And this is length of that vector, which is representing magnitude. Also, magnitude mathematically can be calculated by using this trigonometry. Observe this triangle. In this triangle, hypotenuse, which is representing magnitude of the vector, is perpendicular square plus base square under root. What is base square? It is length x square. What is perpendicular? It is length y. So magnitude of a vector can be written as under root x component square plus y component square, right? In three-dimensional, we can extend this formula as x component square plus y component square plus z component square under root. So if we know the component, we can calculate the magnitude of the vector, right? And angle made by vector with particular direction, for example from x-axis, that can be calculated by using formula of tan theta. Tan theta is perpendicular upon base. So angle made by the vector with x-axis can be calculated using the formula y component upon x component. If you need to calculate the angle of vector with y-axis, then the y-axis will become base and x-axis will become perpendicular. Then angle made by the vector with y-axis can be calculated using the formula perpendicular, that is x component, upon base, that is y component. Getting this point? So note down these points. We can add two vectors using two methods. First method is using law of triangle and second method is using law of parallelogram. तो सबसे पहले लॉ ऑफ ट्राइंगल सीखते हैं. लॉ ऑफ ट्राइंगल का स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं. लॉ ऑफ ट्राइंगल सेज if two vectors can be represented by two adjacent sides of a triangle. अगर दो वेक्टर्स एक ट्राइंगल के दो adjacent sides के थ्रू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, then resultant of these two vectors is represented by third side of the triangle. तो इन दोनों साइड्स के थ्रू जिन दो वेक्टर्स को आपने रिप्रेजेंट किया है, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का सम उस ट्राइंगल के तीसरे साइड से रिप्रेजेंट होगा. तीसरे साइड का मैग्नीट्यूड उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा. तीसरे साइड का डायरेक्शन उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा. कब? जब जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उन दो वेक्टर्स को हमने एक ट्राइंगल के दो साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया. तो थर्ड साइड उनके एडिशन यानी रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी. तो स्टेटमेंट तो समझ लिया. अब बात है इस मतलब क्या है इसका. तो मतलब हम समझते हैं इस केस के इन दो वेक्टर्स को यूज़ करके. हमने तुम्हें याद होगा कि एक ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग के थ्रू एक फोर्स लगाकर पुल किया था और फिर हमने इसके दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए थे. रिजॉल्विंग अ वेक्टर मीन्स you divide that vector into two parts in two different directions. उसको बांट देना, वेक्टर को बांट देना रिजॉल्विंग अ वेक्टर है. तो ऐड करना, जब दो वेक्टर्स को ऐड करके आप उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का कंसीडरेशन करते हुए उन दोनों को ऐड करते हो, तो एडिशन रिजॉल्व करने का जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस है. तो जिन कंपोनेंट्स को हम रिजॉल्व करके पाए थे, इन्हीं दोनों वेक्टर्स को ऐड करके हम वापस इस वेक्टर को पाएंगे और एडिशन सीखेंगे.
तो हम जिन दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं वो एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और जिसकी मैग्नीट्यूड है 8.66 न्यूटन, दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और उसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। ठीक, तो अब दो वेक्टर्स जो हमें ऐड करने हैं, ध्यान से देखो, ये एक वेक्टर है जिसको मैं ए वेक्टर कह रही हूँ और ए वेक्टर कितना है 8.66 न्यूटन। दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। जब हम इन्हें ऐड करना चाहेंगे तो लॉ ऑफ ट्राइंगल कहता है कि इन दोनों को एक ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करो। तो देखो कैसे कर रहे हैं। हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ये इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन यानी लेंथ और डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं की है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए जो कि 8.66 न्यूटन का है। दूसरा वेक्टर है ये। अब अगर मैं बी को ए में ऐड करना चाहती हूँ तो देखो हम कैसे ड्रॉ करेंगे बी को। बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए हम इसको यहाँ तक ले आएंगे और पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ देंगे ऐसे। ना मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन, और ये हो गया हमारा वेक्टर बी। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल कहता है कि अगर दो वेक्टर्स आपने किसी ट्राइंगल के दो साइड्स से रिप्रेजेंट किए तो जो बची हुई तीसरी साइड है वो ऑटोमेटिकली उस दो वेक्टर के एडिशन को, यानी उसको हम और भी क्या कहते हैं, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, रिजल्ट इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो ये तीसरी साइड लेंथ से इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी और डायरेक्शन से इसका डायरेक्शन। तो मतलब क्या है कि अब पहले वेक्टर के टेल को आप दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दो। अब ये आपका रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के भी दो प्रोसेस हैं। ग्राफिकल मेथड है कि आपने ये दोनों ही वेक्टर्स स्केल माना, उसके अकॉर्डिंग लेंथ यहाँ डिसाइड की, और फिर जब आप तीसरा ज्वाइन करेंगे साइड तो इसकी लेंथ मेज़र करो और फिर स्केल के अकॉर्डिंग उसे न्यूटन में बदलो। लेकिन अब तो हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक आसान तरीका है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इस रिजल्टेंट की वैल्यू सीधे सीधे निकाल लेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक पॉइंट और समझा दूँ। यहाँ हमने पहले ए ड्रॉ किया और फिर बी ड्रॉ किया, यानी हमने ए में बी को जोड़ा, ए प्लस बी। अगर मैं बी पहले ड्रॉ करूं और फिर पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ते हुए मैं दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दूं, वेक्टर ए, तो अब ट्रायंगल का तीसरा साइड ये बचा। तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करके तीसरी साइड निकाल दो। अब ये b प्लस ए को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी पहले b फिर a। आर वेक्टर हेयर इज रिप्रेजेंटिंग b प्लस ए। अब ध्यान से इन दोनों वेक्टर्स को कंपेयर करो। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बिल्कुल सेम है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, पैरेलल हैं ये एक दूसरे के। इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर आप a में b को जोड़ो या b में a को, दैट मीन्स एडिशन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज सेम एज वेक्टर b प्लस a। द सीक्वेंस डज नॉट मैटर। तो अब हम अपने एक जनरल ट्रायंगल को ड्रॉ करके ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे कि रिजल्टेंट के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर सकें। तो देखो मैंने एक वेक्टर लिया, ये वेक्टर a। अब इस a में एक दूसरा वेक्टर रैंडमली किसी भी एंगल पर वेक्टर a से ले लिया, ये है वेक्टर b। वेक्टर b a से कितना एंगल बना रहा है ये ध्यान से देखो कि हमने वेक्टर a को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो वेक्टर b और वेक्टर a के बीच में ये एंगल थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। यहाँ पर सब बहुत ध्यान से समझ लो कि दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं।
अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, आप इस वेक्टर को पहले इस तरीके से बना लो और फिर दूसरे वेक्टर को बनाओ। लेकिन कैसे बनाओ, देखो, दूसरे वेक्टर को आप पहले वेक्टर की टेल से टेल मिलाते हुए एग्जैक्टली सेम वेक्टर बना लो, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। If you want to know angle between two vectors, this is vector A and this is vector B, then join the tail of the two vectors. जब कभी confusion हो, न समझ आए कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कौन सा ले डायग्राम में जो न्यूमेरिकल में दिया है, तो हमेशा ये मेथड यूज करो, जॉइन टेल टू टेल ऑफ द टू वेक्टर्स, देन यू विल हैव एंगल हेयर और एक बड़ा सा एंगल ये। जो छोटा एंगल है वो दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा। तो कभी भी अगर तुम्हें दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना हो तो दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करो, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो छोटा एंगल है वो ही उन दोनों के बीच का एंगल होगा। लेकिन यहाँ पर तो हम सीधे सीधे समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो B और A के बीच का एंगल ये हमें मिल गया। ठीक, ये एंगल B और A के बीच का एंगल नहीं मानेंगे, ये वाला मानेंगे, क्योंकि अगर आप इस वेक्टर को शिफ्ट करते करते यहाँ ले जाओ और यहाँ पर ऐसे ही बना दो इस तरीके से पैरेलल टू वेक्टर B, तो दोनों को टेल टू टेल जोड़ोगे तो ये जो छोटा वाला एंगल है ये वाला, यही तो दोनों के बीच का एंगल आ रहा है। तो इसलिए इस एंगल को दोनों के बीच का एंगल लेंगे, ना कि इस एंगल को। आई होप कि अब ये तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगी कि दो वेक्टर के बीच एंगल क्या है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लॉ ऑफ एडिशन के, लॉ ऑफ ट्राइंगल पर। हमने दोनों वेक्टर को एक ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस वेक्टर के टेल से इस वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे तो वेक्टर आर मिल जाएगा, दैट इज A प्लस बी। अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज कर रहे हैं ध्यान से देखो। एक तो हमने वेक्टर आर को अल्फा एंगल पर मान लिया वेक्टर ए से, ठीक, तो वेक्टर आर यानी रिजल्टेंट की वेक्टर ए से डायरेक्शन है अल्फा और वेक्टर बी की ए से डायरेक्शन थीटा है। अब हमने क्या किया कि वेक्टर बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कि वेक्टर बी का ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है। हमेशा कंपोनेंट परपेंडिकुलर ड्रॉप करके निकालते हैं। तो वेक्टर बी से ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब ये जो लेंथ है ये है बी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ध्यान से सुनना लैंग्वेज, बी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ये हो गया तुम्हारा बी कॉस थीटा, क्योंकि ये कंपोनेंट इस वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कॉस कंपोनेंट हो गया। और ये जो लेंथ है ये इसका दूसरा कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेगी जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, और ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर है तो ये किस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, साइन कंपोनेंट को। तो ये हो गई लेंथ बी साइन थीटा, ये हो गई लेंथ बी कॉस थीटा, और इसकी लेंथ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री में हम वेक्टर नहीं लेंथ यूज करते हैं, है ना, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, यानी हम आर की लेंथ में इंटरेस्टेड हैं। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इस ट्राइंगल से, बड़े वाले ट्राइंगल से निकालेंगे। तो इस शेडेड ट्राइंगल में देखो, ये है 90 डिग्री एंगल ओ, ये पी और ये क्यू। ट्राइंगल ओ पी क्यू में ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, इसको यूज किया। आर वेक्टर की लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ इक्वल टू अंडर रूट इस साइड का स्क्वायर, यानी ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, इस पूरे साइड का ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर यानी बी साइन थीटा का स्क्वायर, इसका अंडर रूट
वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड को या तो वर्टिकल लाइन के बीच लिखिए या सिर्फ ए बी अल्फाबेट भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी के। तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लेकर बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखो और 2ab कॉस थीटा भी एज इट इज रहने दो। ये हो गया 1। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आर हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। और ये हमारा फॉर्मूला हो गया, किसी भी दो वेक्टर के बीच अगर एंगल थीटा पता हो और ए बी का मैग्नीट्यूड पता हो तो उनके एडिशन यानी उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर है इसलिए न सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बट इट इज नेसेसरी टू फाइंड इट्स एंगल। इसका एंगल कैसे मिलेगा, देखो हम फिर से इसी ट्राइंगल, शेडेड ट्राइंगल में आएंगे। Angle is represented by tan alpha. Angle made by R with vector A is tan alpha. और tan alpha कैसे मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है b sin थीटा और बेस है a का मैग्नीट्यूड प्लस b cos थीटा। तो देखो a का मैग्नीट्यूड प्लस b cos थीटा और b sin थीटा, इसकी हेल्प से हम रिजल्टेंट का वेक्टर a से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जिससे डायरेक्शन निकालेंगे वो सिर्फ एक बार फॉर्मूले में आएगा और दूसरा वेक्टर 2 बार आ रहा है। देखो तो tan अल्फा इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। दिस इज फॉर्मूला टू गेट एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर a, जो यहाँ एक बार आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा लॉ ऑफ ट्राइंगल।